नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशीष पांडे अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। साथियों, साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने कल अध्ययन किया था अंतःस्रावी तंत्र और हार्मोन्स का पार्ट 1। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और हमने कल तक जो है पीयूष ग्रंथि और उसके हार्मोन्स को पढ़ना स्टार्ट किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम। तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के क्रम में हमने पहला हार्मोन जो पढ़ाया था आपको वो था ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। आज हम देखेंगे नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इस हार्मोन को बता दें आपको कि इस हार्मोन की खासियत ये है कि इसे मिल्क हार्मोन यानी दुग्ध हार्मोन कहते हैं। इसे मिल्क हार्मोन या दुग्ध हार्मोन कहते हैं। इसे प्रसव का हार्मोन, प्रसव यानी डिलीवरी जो होती है ना, बच्चों का जन्म जो होता है, बच्चों का जो जन्म होता है तो इसे प्रसव का हार्मोन कहते हैं। इसे लव का हार्मोन कहते हैं, प्रेम का हार्मोन कहते हैं। ठीक। अब आप कहेंगे इतने सारी इसको जो उपमा दी गई क्यों दी गई है, तो इसे मिल्क हार्मोन क्यों कहते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। इसे मिल्क हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह महिलाओं में जो स्तन ग्रंथियां होती है, माने जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, जो मिल्क ग्लैंड होती हैं, यानी महिलाओं के ब्रेस्ट की जो पेशियां होती हैं उनको ये संकुचित करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो दूध का सिक्रीशन है यानी मिल्क का जो सिक्रीशन है उसको ये प्रेरित करता है, माने उसको बढ़ाता है। अब देखिए कब बढ़ाएगा ये? प्रसव का हार्मोन। अब देख लीजिए इसको जरा। जब बच्चे का जन्म होना होता है, बच्चे का जन्म, किसी भी बच्चे के जन्म समय करता क्या है ये? ऑक्सीटोसिन यूट्रस यानी गर्भाशय के प्रसार को, एक्सटेंशन को क्या करता है? प्रेरित करता है, माने प्रसार करता है। गर्भाशय की दीवारों में प्रसार उत्पन्न करता है और बच्चे के जन्म के जो स्थिति होती है उसको आसान बनाता है, यानी गर्भाशय की दीवारों को फैला करके और बच्चों के जन्म को आसान बनाता है। और जन्म के तुरंत बाद जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद ये महिलाओं की स्तन ग्रंथियों को सिकोड़ करके दूध के स्रावण को प्रेरित करता है ताकि बच्चे की जो फीडिंग हो जाए। आप देखते होंगे जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर्स या नर्स जो होती है वहां पे तुरंत बच्चे को लाके माँ के सीने पर रख देती है। उससे क्या होता है, वो जो माँ होती है और जो बच्चा होता है उन दोनों के मध्य एक कनेक्टिविटी हो जाती है और इसीलिए इसे प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं। आपको याद होगा कि बच्चे के जन्म के समय जो दर्द होता है उसमें कई सौ हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द जो है महिला को सहना पड़ता है। इसीलिए महिलाओं का इस दुनिया में कोई भी विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना दर्द वो सहती हैं हमारी सृष्टि को, हमारी वंश परंपरा को आगे ले जाने के लिए, उसका कोई भी विकल्प नहीं है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है, इनक्रेडिबल है। तो चूंकि उस दर्द को जैसे ही बच्चा उनके सीने पर रखा जाता है, केवल उसकी किलकारी सुन करके, उसको देख करके वो अपना सारा दर्द भूल जाती हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो है इसे क्या बोलते हैं? मिल्क हार्मोन। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि निम्न में दुग्ध हार्मोन या मिल्क हार्मोन आपको देखना है ऑक्सीटोसिन। प्रसव का हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। प्रेम का हार्मोन, लव का हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी के बीच का हार्मोन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये माँ और बच्चे के बीच प्रेम का हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? मिल्क हार्मोन है। ठीक है, चलिए श्रावण कहाँ से होता है इसका श्रावण होता है पीयूष ग्रंथि से। किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से। दूसरा
आजकल क्या हो रहा है कि जो डेयरी प्रोडक्ट, जो डेयरी है जहाँ पे गाय भैंसें पाली जाती हैं और दूध का व्यापार किया जाता है, तो वहां पर आजकल कृत्रिम ऑक्सीटोसिन यानी आर्टिफिशियल, माने कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन जो है लगाए जाते हैं और भैंस और गायों का दूध जो है पूरा निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, आजकल डेयरी उद्योग में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए एक और हार्मोन इसी से मिलता जुलता है जो कि है प्रोलैक्टिन। नाम से अगर जाएंगे तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। लैक्टिन किससे है, यानी आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल की बात हो रही है, और लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दूध में। तो प्रोलैक्टिन भी एक दुग्ध हार्मोन ही है। तो अगर कहीं भी एग्जाम में ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन की बात आए तो आपको याद रखना है दोनों क्या है, दुग्ध हार्मोन है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हार्मोन पर। अब जो अगला है वो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, अब देखिए वैसोप्रेसिन क्या है। वैसोप्रेसिन हमारे शरीर में जल संतुलन यानी वाटर बैलेंस, जल संतुलन यानी वाटर बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है। वैसोप्रेसिन हमारे शरीर में जल संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में डायबिटीज इंसिपिडस एक बीमारी रहती है, ध्यान दीजिएगा। इसकी कमी से हमारे शरीर में डायबिटीज इंसिपिडस यानी कह सकते हैं कि वैसोप्रेसिन जो है इसकी कमी से मूत्राधिकता यानी मूत्रलता यानी बार बार यूरिन का फील होना हो जाता है। अब देखिए ये कैसे बैलेंस करता है जल संतुलन, इसको देखते हैं। देखिए वैसोप्रेसिन जब इसका अल्पस्रावन होगा यानी कि हाइपोसिक्रीशन, अल्पस्रावन, वैसोप्रेसिन का अल्पस्रावन जब होगा तो हमारे यूरिन में माने मूत्र में, यूरिन में इसका अल्पस्रावन होने में क्या होता है कि जब इसका अल्पस्रावन होगा यानी जब इसकी कमी होगी तो हमारे शरीर में जल की अधिकता हो जाएगी, जल की अधिकता हो जाएगी, यानी हम बार बार यूरिन फील करेंगे। इसी को बोलते हैं मूत्रलता, मूत्रलता। ठीक है, दूसरी बात, इसका जब अतिस्रावण होगा, अतिस्रावण, तो ये क्या होगा इसके अतिस्रावण से क्या होगा, हमारे शरीर में जल यानी पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी। तो क्या होगा, हमको एक अवस्था हमारे शरीर में बन जाएगी जिसे कहते हैं हैंगओवर। आपको याद होगा ना, सलमान खान ने गाना गाया था, हैंगओवर तेरी बातों का, जाने कब होठों पे बस गई दिल में दिल की बात, ऐसा कुछ गाना था पहले, हैंगओवर तेरी बातों का। तो वहां भी हैंगओवर होता है। तो अगर वैसोप्रेसिन की अधिकता हमारे शरीर में होगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, जो जल है उसकी कमी हो जाएगी। जब जल की कमी होगी यानी शरीर में पानी कमी होगी तो हमको कौन सी अवस्था होगी, खुमारी या हैंगओवर। ठीक है, अब देखिए अगर ये अवस्था होती है खुमारी की यानी जल की कमी होती है, अब ये अवस्था कब आएगी, जो एल्कोहलिक होते हैं माने मदिरा यानी शराब का अधिक सेवन करते हैं तो उनमें ये अवस्था आती है, क्योंकि जब अधिक शराब पी लेंगे तो क्या होगा, बार बार यूरिन जाएंगे, उससे क्या होगा, शरीर में पानी कमी होगी तो ये खुमारी की अवस्था आएगी। तो कभी कभी बेहोशी हो जाती है, उस अवस्था में डॉक्टर जो है एक कृत्रिम वैसोप्रेसिन लगाते हैं जिसे बोलते हैं पिट्रिसिन। याद रखिएगा इसको, पिट्रिसिन। पिट्रिसिन क्या है, एक कृत्रिम वैसोप्रेसिन है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। क्या होता है, जब शरीर में अधिक अल्कोहल के कारण पानी कमी होती है
तो डॉक्टर कृत्रिम वैसोप्रेसिन यानी पिट्रिसिन का उपयोग करते हैं। ठीक, अब जब इसकी जो जल की कमी हो जाएगी तो इस अवस्था क्या बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो ये हमारी बातें हैं। वैसोप्रेसिन जल संतुलन के लिए जिम्मेदार है, जो कि शरीर में जल की कमी जल की अधिकता दोनों से संबंधित है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हो गए। ठीक, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हो गए। अब जो हमारी अगली ग्लैंड है, हमने मस्तिष्क देख लिया, अब आगे बढ़ेंगे हम थायराइड ग्लैंड पर। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब देखिए, श्वास नली हमारी है, ये देखिए श्वास नली के दोनों तरफ ये एच के आकार की ग्रंथि है, एच के आकार की, देखिए ऐसे है ना, ये एच के आकार की ग्रंथि है जो श्वास नली के दोनों तरफ स्थित होती है। दूसरी बात, इसे क्या बोलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। दूसरी बात, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। और इसकी जो अगर बात करेंगे हम लोग, तो यह श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। दूसरी बात, इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरोसिन, थायरोसिन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं थायरोसिन कहते हैं। और थायरोसिन हार्मोन जो है वो क्या है, थायरोसिन एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। आपको याद होगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, गलगंड, हमने बचपन से सुनते आए टीवी पे हम लोग। तो थायराइड की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है, सॉरी आयोडीन की कमी से। तो थायरोसिन क्या है, एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। ठीक है, जिसका काम क्या है, शरीर की वृद्धि माने ग्रोथ और विकास। ठीक है, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करना। ठीक है, क्लियर। थायरोसिन हार्मोन मतलब थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा, थायरोसिन। अब देखिए, थायरोसिन का अल्पस्रावण और अतिस्रावण हम देख लेते हैं। चलिए, देखते हैं पहले अल्पस्रावण। अल्पस्रावण, थायरोसिन का अल्पस्रावण। अब देखिए, इसके अल्पस्रावण से जब इसकी कमी होगी तो आपके शरीर में एक रोग होगा, यहाँ पे लिखते हैं हम अल्पस्रावण। एक रोग होता है जड़वामनता। जड़ माने क्या, बिल्कुल जम जाना, मतलब रुक जाना, जड़वामनता, इसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म का रोग। अब जड़वामनता क्या है, जड़वामनता सीधी सी बात है, वामन माने क्या, बौना होता है, शरीर का विकास नहीं होगा। जड़वामनता मतलब शरीर का विकास न होना, शरीर के अंगों का छोटा हो जाना। ठीक, आंखें, नाक, चेहरा, तमाम जो अंग है हमारे, उनका विकास नहीं हो पाता। बुद्धि अर्थात आदमी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल बुद्धि उसकी विकसित नहीं होगी और उसका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिससे क्या बोलेंगे उसे, अर्थात वह मंद बुद्धि हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो थायरोसिन के अल्पस्रावण से क्या होगा, जड़ वामनता होगा। दूसरा, एक रोग होता है, आपने अक्सर एग्जाम में आपके पूछता है, इसे याद भी रखिएगा, मिक्सिडीमा का रोग। मिक्सिडीमा का रोग, मिक्सिडीमा क्या है, यह वयस्कों में होता है, माने एडल्ट में, ध्यान रखिएगा, बच्चों में नहीं होता, वयस्कों में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है
शरीर की पेशियां, धड़कन माने हृदय की धड़कन, शरीर की पेशियां, धड़कन आदि जो है क्या होती हैं, धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। शरीर की पेशियां, धड़कन आदि जो है मंद हो जाएंगी तो क्या होगा, जब पेशियां सही से कार्य नहीं करेंगी, हृदय की धड़कन सही से कार्य नहीं करेगी तो इसमें क्या होगी, पेशियों में थकान हो जाएगी, पेशीय थकान और कमजोरी का एहसास होगा, अर्थात क्या होगा आप में, बिल्कुल आप कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अल्पश्रावण से जड़ वामनता यानी क्रिटिनिज्म, मिक्सिडिमा यानी दोनों होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है गलगंड या घेंगा रोग जिसे बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ग्वाइटर। ये तो हम जानते ही हैं कि ग्वाइटर क्या है, भोजन में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, बचपन से सुनते आए हैं, टीवी पे ऐड आता है। दूसरी बात, अब जो पहाड़ी क्षेत्र पे रहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनमें घेंगा रोग की अधिकता होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में घेंगा रोग की अधिकता होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र वाले के भोजन में आयोडीन कमी होती है। अब देखिए, पहले इस रोग के बारे में जानकारी थी नहीं, तो इसमें होता क्या है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती है। क्या होती है, फूल जाती है, और आप देखे होंगे ना गर्दन में से निकल आता है। तो जब इस रोग की जानकारी नहीं थी तो इसे वहां पर सुंदरता की पहचान कहते थे। मतलब इसे क्या बोला गया कि यह एक सुंदरता का प्रमाण है। लेकिन जब जानकारी हुई तो इसमें क्या कहा गया कि हाँ, यह थायराइड ग्लैंड की फूल जाने से यानी थायरोसिन के अल्पश्रावण से होने वाला रोग है। क्या, घेंगा रोग। तो थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि, इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोसिन, थायरोसिन की कमी से जड़वामनता और आपका ग्वाइटर और आपका मिक्सिडिमा का रोग होता है। ठीक है, अभी एक बात हम और करेंगे, हाशीमाटो का रोग, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है। हाशीमाटो क्या बता देंगे आपको। ठीक है, अब आइए देखते हैं थायराइड का अतिस्रावण। अतिस्रावण, अतिस्रावण में देख लेते हैं। अतिस्रावण, अतिस्रावण क्या है, अतिस्रावण में आप देखते हो जब इसकी अधिकता बढ़ जाएगी तो इसमें क्या होगा, एक ग्रेप्स का रोग होगा। ग्रेप्स, ग्रेप माने क्या होता है, ग्रेप माने अंगूर होता है, ग्रेप माने अंगूर होता है, इसे बोलते हैं ग्रेप्स का रोग, ग्रेप्स डिजीज। ग्रेप्स का रोग यानी ग्रेप्स डिजीज, इसमें क्या, ग्रेप माने अंगूर। अब देखिए, आपकी जो आंखें हैं ना, आपकी आंखें अंगूर की तरह बाहर निकल आएंगी। मतलब आंखें क्या होती है, बाहर निकली होती है, लेकिन जैसे लगेगा कि आंखें जो है हल्की सी बाहर जो है वो भरी हुई हैं। इसे कहते हैं ग्रेप्स का रोग। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रेप्स का रोग। ये क्या है, मतलब आंखें जो है अंगूर की तरह बाहर निकल आएंगी। ठीक है, दूसरा। अब इसके बाद जो अगला है वो है प्लूमर का रोग, प्लूमर डिजीज। प्लूमर का रोग, प्लूमर का रोग क्या है, थायराइड में माने जो थायराइड का जो हार्मोन है उसमें मतलब आपके जो भोजन में नमक की यानी आयोडीन की अधिकता हो जाएगी तो प्लूमर का रोग हो जाएगा आपको। ये क्या है, थायराइड ग्रंथि में जगह जगह क्या होगी, गांठ बन जाएगी। थायराइड जगह क्या हो जाएगी, गांठ बन जाएगी। प्लूमर के रोग में क्या होता है, थायराइड में जगह जगह गांठ बन जाएगी। इसी को बोलते हैं प्लूमर का रोग। यानी अतिस्रावण से ग्रेप्स का रोग जिसमें आंखें बाहर निकल आती हैं, प्लूमर का रोग यानी थायराइड ग्लैंड में जगह जगह गांठें बन जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा थायराइड ग्रंथि और उससे निकलने वाले हार्मोन। अब आगे देखते हैं कि जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड क्या है, आत्महत्या, इसी को बोलते हैं क्या, हाशीमोटो का रोग। हाशीमोटो का रोग यानी थायराइड की आत्महत्या। अब ये क्या है, कभी कभी होता क्या है
कि जो थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन निकल रहा है थायरोसिन, उसके सेक्रीशन को बढ़ाने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, थायराइड ग्रंथि का जो हार्मोन है थायरोसिन, उसके स्रावण को सेक्रीशन को बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोन्स दिए जाते हैं, कुछ दवाइयां दी जाती हैं, मेडिसिन। लेकिन होता क्या है, कभी कभी वो जो आपकी ग्रंथि है थायराइड, वो कभी कभी उन मेडिसिन के खिलाफ कार्य करती है। श्रावण को बढ़ाने के लिए दी जाती है, लेकिन वो उसके खिलाफ कार्य करती है और खुद ही सेल्फ अपने ही हार्मोन्स को नष्ट करने लगती है। ध्यान दीजिएगा, यही स्थिति कहाँ होती है, जब हम सेल पढ़ेंगे तो वहां होती है लाइसोसोम में। आप जानते होंगे सुसाइडल बैग है, आत्महत्या की थैली है ना, सेम यही कंडीशन है। तो कभी कभी थायराइड ग्रंथि के स्रावण को बढ़ाने के लिए दी जाने वाली दवाएं जो हैं, उसके खिलाफ यानी उसके स्रावण के खिलाफ थायराइड ग्रंथि खुद कार्य करने लगती है और अपने ही हार्मोन्स को नष्ट करने लगती है, जिससे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड ही नष्ट होने लगती है। थायराइड ग्लैंड ही नष्ट होने लगती है। इस अवस्था को थायराइड की आत्महत्या या हाशीमोटो का रोग कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, थायराइड के स्रावण को बढ़ाने के लिए दी जाने वाली दवाओं के खिलाफ कभी कभी जो थायराइड ग्रंथि है खुद के हार्मोन्स को यानी खुद को नष्ट करने लगती है। इसी अवस्था को थायराइड की आत्महत्या या हाशीमोटो का रोग कहते हैं। क्लियर? चलिए, ये हमारा खत्म हुआ थायराइड। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले हार्मोन्स पर, जिसका नाम है पैराथायराइड। ठीक, पैराथायराइड। अब देखिए पैराथायराइड, पैराथायराइड, अब मैंने क्या बोला, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, लेकिन जो सेकंड कौन सी है, पैराथायराइड, यानी मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब जो ये दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे क्या होता है, इससे निकलता है पैराथार्मोन। अच्छा, इसकी स्थिति कहाँ होती है, थायराइड के ठीक पीछे, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे इससे निकलने वाला हार्मोन है पैराथार्मोन, पैराथार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन जो है इसमें कैल्शियम, ये क्या है, ये इसमें कैल्शियम होता है, माने ये जो है पैराथार्मोन, इसमें कैल्शियम युक्त हार्मोन है ये, और इसे हम एग्जाम में आता है, इसे हम कोलिन का हार्मोन भी कहते हैं, कोलिन का हार्मोन। ठीक है, कोलिन यानी इसे कोलिन ने खोजा था, बताया था इसके बारे में। तो पैराथायराइड से निकलता है पैराथार्मोन, इसे कोलिन का हार्मोन भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोलिन का हार्मोन है, तो आपको याद रखना होगा पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन। दूसरी बात, अब देखिए कैल्शियम की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे संबंध किससे होगा, हड्डियों से होगा और पेशियों से होगा। ठीक है, अब जो पैराथार्मोन है, इसका जो काम क्या है, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस, आप जानते हैं कैल्शियम और फास्फोरस जो ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो कि हमारे हड्डियों और पेशियों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो जो पैराथार्मोन है, इसका काम है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करना। ठीक, अब देखिए, देखते हैं इनके अल्पश्रावण और अधिश्रावण से क्या होता है। अल्पश्रावण, अल्पश्रावण, अब देखिए पैराथार्मोन का जब अल्पश्रावण होगा तो इसमें एक रोग होता है, टिटैनी का रोग, टिटैनी का रोग। बच्चों यहाँ पे चीजें ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है, बहुत डिटेल आपको नहीं देखना है। ठीक, केवल रोग पूछता है और हार्मोन पूछता है, ग्रंथि। इस चैप्टर में आपको यही देखना है कि रोग, हार्मोन और ग्रंथि, तीन बातों को हमको देखना है। बहुत डिटेल हमको नीट की तरह या
मेडिकल की तरह ध्यान हमको नहीं करना है, ठीक है। जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी यानी पैराथार्मोन का अल्पस्रावन होगा तो क्या होगा, टिटैनी का रोग होता है। टिटैनी का रोग क्या है, इसमें हड्डियां क्या होंगी, दुर्बल और कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। हड्डियां क्या होंगी, दुर्बल और कमजोर हो जाएंगी, जिससे उनमें ऐंठन, कंपन, ठीक है, और टूट जाना आदि घटनाएं होने लगती हैं। अर्थात यहाँ पे आपसे यही पूछेगा टिटैनी का रोग होता है तो यहाँ पे पैराथायराइड क्या रखना है या पैराथार्मोन, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर इसका अतिस्रावण होगा, अतिस्रावण, तो अतिस्रावण जब होगा यानी कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी, आपको याद होगा, सीधी बात भाई, कैल्शियम की अधिकता होगी तो यानी स्रावण बढ़ जाएगा। अधिकता होने पर क्या होगा, एक हमारा बीमारी होती है हड्डियों संबंधित है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें क्या होता है, हड्डियों से कैल्शियम का निष्कासन यानी स्रावण होने लगता है और हड्डियां क्या होंगी, बिल्कुल कैल्शियम के स्रावण से क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और हड्डियां चटक के टूटने लगेंगी। कौन सा रोग होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो क्यों, क्योंकि ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हड्डियों का यानी अस्थियों का अध्ययन करते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाएगा हमको, ठीक। पैराथार्मोन के अतिस्रावण से हमको कौन सा रोग हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ये रहा पैराथायराइड हार्मोन, जिससे क्या होता है, पैराथार्मोन का स्रावण होता है और इसके अल्पस्रावण से टिटैनी का रोग और अतिस्रावण से ऑस्टियोपोरोसिस का रोग होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों इसके बाद जो हमारी ग्रंथि आती है वो है थाइमस। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। यहां से एक क्वेश्चन अक्सर फेमस है जो ये पूछता है कि यह ग्रंथि कहाँ होती है, हमारी वक्ष गुहा में यानी थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा। वक्ष गुहा क्या है, हमारा जो है, जो ये भाग है, सीने वाला भाग इतना है ना, वक्ष भाग, चेस्ट वाला भाग, जिसे बोलते हैं वक्ष गुहा। और थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा में होती है और इसकी एक खासियत ये है कि यह बचपन में यानी बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड स्टेज में यह काफी बड़ी होती है, मतलब यह बड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी उम्र में बढ़ते जाते हैं और जब वृद्धावस्था होती है, माने ओल्ड स्टेज, वृद्धावस्था आते आते क्या होता है, ये जो थाइमस ग्लैंड है बिल्कुल क्या समाप्त हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी वह अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एक अवस्था के बाद या एक समय के बाद मानव शरीर से बिल्कुल गायब हो जाती है। तो थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बचपन में बड़ी होती है, माने पाई जाती है, लेकिन जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, माने ओल्ड एज में आते हैं, तो यह ग्रंथि क्या होती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। अब देखिए, अब बच्चों में पाई जाती है ये, तो इसका मतलब क्या है, अर्थात संक्रमण को रोकेगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी, मजबूत रखेगी। मतलब कहने का इसका मतलब क्या है, मानव शरीर में एंटीबॉडी को जनरेट करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। कैसे, आप देखते होंगे बचपन में जो बच्चे होते हैं वो धूल मिट्टी कुछ भी खाते पीते हैं, तो उनमें संक्रमण क्या होता है, उनकी जो संक्रमण क्षमता होती है काफी कम होती है, अर्थात उनकी इम्यूनिटी एंटीबॉडी अच्छी होती है। अब आपको याद होगा एंटीबॉडी हमने बात की थी, ब्लड में एंटीबॉडी बनाने के लिए हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो जो ये थाइमस ग्लैंड होती है ये थायमीन और थाइमोसिन, थायमीन और थाइमोसिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। जो थाइमस ग्लैंड है इससे दो हार्मोन निकलते हैं, थायमीन और थाइमोसिन। अब ये दोनों हार्मोन जो है क्या करते हैं, एंटीबॉडी का
निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी अच्छी रहेगी तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अब देखिए जो एंटीबॉडी बनती है वो दो टाइप की बनती है, एक है टी लिम्फोसाइट्स और एक है बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। अब जो टी लिम्फोसाइट्स है वो थाइमस ग्लैंड में ही बनती है और थाइमस ग्लैंड में ही सुरक्षित रह जाती है, माने वहीं रुक जाती है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स है ये थाइमस ग्लैंड में निर्मित होती है, लेकिन कहाँ जाती है? बोन्स में, यानी हड्डियों में। ठीक है, तो जो थाइमस ग्लैंड है ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है, जिससे हमारी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और हमें संक्रमण होने की क्षमता जो है कम रहती है। ठीक, तो थाइमस ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो बच्चों में बड़ी होती है, लेकिन वयस्कावस्था में यानी एडल्ट स्टेज में ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है ग्लैंड। अब वापस चलते हैं मस्तिष्क तरफ। फिर मस्तिष्क में एक पीनियल बॉडी होती है, पीनियल बॉडी या पीनियल काय। ठीक है, पीनियल बॉडी या पीनियल काय। पीनियल बॉडी एड्रिनल और गोनैड्स और पेनक्रियाज, पीनियल बॉडी, एड्रिनल और गोनैड्स, ये चार ग्रंथियां हमारी बच रही हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो देखने में भी हमको पता है कि हम 1 घंटे की वेब सीरीज तो देख पाते हैं, देखने की क्षमता हमारी वेब सीरीज है, क्योंकि उसमें गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू पंडित, मैं भी गुड्डू पंडित का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनका किरदार मुझे मिर्जापुर में। तो हम वेब सीरीज तो देख लेते हैं 1 घंटे की, लेकिन अगर 30 मिनट का वीडियो है तो पहले बोलते हैं यार बहुत लंबा है, स्क्रॉल कर दो इसको। हम चाहते हैं कि हम वीडियो देखें 4 से 5 मिनट का या 10 मिनट का। तो बच्चों टॉपिक जो है ना 10 मिनट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप ऑफलाइन क्लास करते होंगे तो आप लोग कम से कम 3 घंटे बैठ के पढ़ते हो, लेकिन हम वही चीजें मोबाइल में नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि वीडियो छोटे छोटे हों। तो ठीक है, ये जो हमारी 4 ग्रंथियां बच रही हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बिल्कुल आप थोड़ा सा अपने मन के हिसाब से ना चलिए, कभी कभी कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्क्रॉल ना करिए, क्योंकि जब देखेंगे तभी आपके चैप्टर और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया, जय हिंद।